एक मोल H2O will give 1 mole oxide ion and 1 mole oxide ion will give half O2. अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, जिस पर जितना चार्ज वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर -2, इस पर चार्ज कितना 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0। और मैंने कल आपको पढ़ाया, कल बार बार हम लोगों ने रिपीट किया, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसी चीज में आपको महारत हासिल करनी है। यही चीज है जो बहुत परेशान करती है रिएक्शन लिखने में, रिएक्शन पहचानने में, इसी में महारत हासिल करनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स पे रखा ना। ओके, ये क्वेश्चन एक और बार समझाइए ना। ऑक्सीडेशन देखो लिखा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, दिस इज शोइंग ऑक्सीडेशन। क्या रुकिए फिर से एक बार देखिए, H2O कितना है 1 मोल, 1 मोल का मतलब 1 H2O। जब ये आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होने पर कितने H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा। और O कितने देगा, O 1 O देगा ना, चार्ज कितना है +2, इस पर चार्ज -2, +2 दिस इज -2, 1 O माइनस देगा, 1 O 1 O2 माइनस देगा, ठीक है, O2 माइनस यहाँ 1 होगा। अब यही O2 माइनस ऑक्सीजन में चेंज होने वाला है, यही O2 माइनस ऑक्सीजन में चेंज होगा, तो O2 माइनस विल चेंज टू हाफ O2, हाफ O2। यहाँ 2 नहीं कर सकते, देखो एटम्स यहाँ कितने थे, 2 थे, 2 यहाँ और 1 यहाँ, यहाँ ऐसे मत करना सब दोनों तरफ 2-2 कर लो, लेकिन यहाँ से तो आपको एक ही मिल रहा है, 1 मोल H2O से 1 ही O2 माइनस मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ 1 ही रखेंगे। तो ठीक है, 1 है तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, हाफ। क्यों, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू 2 क्या होगा, हाफ इंटू 2 मीन्स व्हाट, 1। ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2, क्योंकि चार्ज -2 है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं 0 है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ RHS में ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़िए, +2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या लिखेंगे, 1 mole of H2O requires how much, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 96500, यहाँ कितने मोल है 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे ब्लूटूथ वाला है ना, क्या बच्चा कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समोर एक क्लिक सर, how many 2 into 96, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 96500 होता है। जब क्लास चल रहा हो, जब तक डाउट आपको पूछा जाए, जब आप डाउट पूछे तभी अनम्यूट करें अपने आप को, अदरवाइज सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। जब आपको डाउट पूछा जाए, जब आप डाउट पूछने वाले हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें, अदरवाइज सभी लोग म्यूट करके रखिए, अपना ऑडियो म्यूट करके रखिए। ओके, जब कोई डाउट आए तो तुरंत अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए मुझसे। ओके, अदरवाइज बहुत तरीके की आवाजें आती हैं। ओके, कोई डाउट, हाँ ठीक, ओके फाइन, विजिबल हो सभी को। आंसर R2 फराडे, R2F, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 into 96500, and that will be what, 19300 coulomb. Okay, 19300. Sir, you are not visible. अरे भाई मैं बोर्ड पे आ गया हूँ, अब आप विजिबल हो? मैं मिस्टर इंडिया नहीं हूँ भाई, विजिबल हूँ, कैमरे के सामने थोड़ा सा चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, दूर हट जाता तो विजिबल नहीं होता। आप देखिए बोर्ड पे क्या आ रहा है वो देखिए आप, ठीक है। ओके, सभी को समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को देखिए, करिए फटाफट करिए इस क्वेश्चन को।
मैं विजिबल नहीं हूँ, मेरा हाथ विजिबल है, आप लोग करिए इसको। यस, ठीक है बच्चों, सभी ने कर लिया ये क्वेश्चन। प्लीज इसको समझिए, अगर कहीं डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके तुरंत आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट हाथ के साथ में ले लीजिए। ओके, मैं हाथ हटा लेता हूँ, इनविजिबल हो जाता हूँ ना। अब इस तरफ आइए प्लीज। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढेंगे आप, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं है तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कि कितना चार्ज चाहिए, कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है आपको ना। हाउ विल यू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स? ओके, मैं इसको मिटाता हूं और इसका कैलकुलेशन देखिए, अगले क्वेश्चन का कैलकुलेशन देखिए। बच्चों जब आप अगर इसको ऐसे करने बैठ गए कि FeO से Fe2O3 होगा, नहीं, इसे थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा। FeO में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है फाइंड आउट कर सकते हो ना, ऑक्सीडेशन नंबर। FeO कैसे निकाला आपने? Fe प्लस O, टोटल चार्ज 0। ओके, O पर ऑक्सीडेशन स्टेट AO का कितना होता है? -2, 0। तो Fe का कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया? +2। ओके, और ऐसे यहां पर Fe का कितना होगा? इट विल बी Fe3 प्लस। बस, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो हो गया। नाउ इट विल चेंज Fe2O, Fe2 प्लस changes to what? Fe3 प्लस। यहां का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। यहां का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जोड़ेंगे। ओके, उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स। RHS में एक ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन जोड़िए। ठीक है, 1 मोल। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 1 मोल, 1 मोल। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 96500 या फिर 1 फैराडे। तो आप यहां क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ FeO requires how much? 1 mole, that is 96500 कूलम चार्ज और 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। इतना चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको लिखिए। आप लोग नोट साथ में बनाते रहिए, साथ में बनाते रहिए। ये कोई पता नहीं क्या XX Y A Y कुछ करके आया बच्चा, ऐसे देखना। के बारे में प्रैक्टिस करिए सही से। और अभी मंडे का एग्जाम है वन हाफ फैक्टर पर, वन हाफ फैक्टर पर मंडे का एग्जाम होगा। न्यूमेरिकल का वीडियो मैं रिकॉर्ड करके अलग से डालूंगा, न्यूमेरिकल का वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा अलग से डालूंगा। हाँ ब्रजेश बताओ। यस ब्रजेश बताइए, अनम्यूट करो ब्रजेश अपने आप को, बताइए। यस ब्रजेश विश्वकर्मा। हाँ बताओ। हेलो, कहाँ रहा ब्रजेश? नहीं कुछ। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ऐसे हैंड उधर रेज करने से नहीं चलेगा। अनम्यूट करिए और पूछिए। ओके ठीक भाई, अनम्यूट की फैसिलिटी है, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज चलेगा
लेकिन हैंड रेस करके अनम्यूट करके आप अपने आप को पूछिए, आप तुरंत पूछिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। अब तक जो चला ठीक है, अब पूरा फोकस कीजिए। जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, नर्स्ट इक्वेशन आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो सेल है इनके रिएक्शंस लिखने को आएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गए, तो प्लीज क्लासेस बिल्कुल मिस ना करें, कंटिन्यू रहे, ठीक है, और फोकस पूरा पूरा फोकस रखें। अब जो मैं लिख रहा हूं हेडिंग डालिए आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल एक ही बात है। ये गैल्वेनिक साइंटिस्ट के नाम पर है, ये गैल्वेनो थे, उन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी हो गया। और वोल्टाइक वही जिन्होंने बनाया डिजाइन किया उनके नाम पर है, वोल्टाइक सेल। एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। There's no difference between electrochemical cell, galvanic cell और voltaic cell। कोई भी हो एक ही बात है। ओके, आपको मैंने जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया था उसमें दो तरीके थे, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करें। मतलब केमिकल एनर्जी का मतलब क्या, जहां पर आपका कैथोड पर डिपोजिशन हो। ओके, तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हो। आई रिपीट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जो किसी भी केमिकल एनर्जी को, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें। ओके, बैटरी, जैसे आपका फोन का बैटरी हो गया, आपके लैपटॉप का बैटरी हो गया, आपके कार की बैटरी हो गया, आपके बाइक की बैटरी हो गया, हवाई जहाज की बैटरी हो गई, ट्रक की बैटरी हो गई, आपके घर में जो इन्वर्टर लगा है वो बैटरी, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी, ठीक है, कार की बैटरी, बाइक की बैटरी, हवाई जहाज की बैटरी, ट्रक की बैटरी, बस की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, तो ट्रेन की बैटरी। इलेक्ट्रिसिटी मिले वो सभी के सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। सर एक डाउट है। कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर सोलर सेल और गैल्वेनिक सेल में फर्क क्या होता है फिर? अरे सोलर सेल और गैल्वेनिक सेल में फर्क ये होता है कि वो जो सोलर सेल होते हैं, वो जो सोलर सेल होते हैं वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। क्या सुनिएगा, वो जो सोलर एनर्जी को, जो सन से एनर्जी आ रही उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वो केमिकल एनर्जी, जो एनोड का मास है उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। फाइन, सोलर सेल सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को, उन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। जबकि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं आपकी केमिकल एनर्जी, जिसका एनोड बना है उसकी एनर्जी उसके केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। फाइन, ठीक है, कोई डाउट? सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? जैसे मान लीजिए कहां पर, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वहां हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं। गैल्वेनाइजेशन करते हैं वहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज होता है। वही गैल्वेनाइजेशन के टाइम में जो सेल बनाते हैं वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ठीक है अभिनव? ओके बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। फाइन फाइन, अब इसकी डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल एक ही है। कोई कभी कंफ्यूज मत होइएगा, टीचर कंफ्यूज करेंगे आपको।
This is voltaic cell, this is galvanic cell, nothing. Electrochemical, galvanic, voltaic same, but Daniell cell में थोड़ा सा डिफरेंस है. गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा और आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि यहीं पर टीचर आपको पकड़ेंगे. ठीक है, लिखिए डेफिनेशन लिखिए. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल is a type of cell. Electrochemical cell or galvanic cell is a type of cell which convert chemical energy. इसका पूरा कंस्ट्रक्शन लिखवाऊंगा, अभी बहुत कुछ बताऊंगा पूरा एकदम. जब लेक्चर खत्म होगा तो बहुत कुछ जान चुके होंगे. Which convert chemical energy into electrical energy. Which convert chemical energy into electrical energy. Okay, नीचे एक लाइन लिखिए. Electrochemical cells, galvanic cells and voltaic cells are same. Electrochemical cells, galvanic cells and voltaic cells are same. ठीक है, अब इसी के साथ में लिखिए बट डैनियल सेल. डैनियल सेल में क्या अंतर होता है? वही सेम होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है. डैनियल सेल, इसी में कंटिन्यू करिए क्योंकि आज डैनियल सेल के बारे में ही हम पूरा डिस्कस करेंगे. बट डैनियल सेल is a type of galvanic cell. But Daniell cell is a type of galvanic cell in which anode is made up of zinc, in which anode is made up of zinc and cathode is made up of copper. And cathode is made up of copper. And cathode is made up of copper. हाँ बच्चे कोई डाउट है अनम्यूट करिए और पूछिए मुझसे. And cathode is made up of copper. Cyril, yes, कोई डाउट है Cyril? Any doubt? अनम्यूट करिए अपने आप को और पूछिए. सर डैनियल सेल के एग्जांपल्स क्या कौन से हैं? अरे अभी मैं बता रहा हूं, मैं इसी पर आऊंगा. आई एम कमिंग. आज पूरा लेक्चर डैनियल सेल पे ही होगा. ओके, चिंता मत करिए, मैं हूं ना. निश्चिंत रहिए, मैं जब तक हूं तब तक केमिस्ट्री आपकी वीक नहीं होने वाली. आई एम देयर, विश्वास रखिए, मैं हूं. ओके सर भरोसा है. क्या बच्चे? सर भरोसा है बोल रहा हूं. यस, भरोसा रखिए. हैव अ फेथ ऑन योर टीचर. फाइन. तो फिर डैनियल सेल में अंतर यही है कि डैनियल सेल में एनोड जिंक का बना होगा और कैथोड कॉपर का बना होगा, लेकिन गैल्वेनिक में, वोल्टाइक में किसी भी एलिमेंट के बने होंगे. आगे लिखो, कंटिन्यू करो. बट इन गैल्वेनिक एंड वोल्टाइक सेल्स, एनोड इज मेड अप ऑफ एनोड एंड कैथोड, ऐसे लिखेगा. बट इन गैल्वेनिक and voltaic cells, anode and cathode is made up of any elements. Anode and cathode is made up of any elements. Anode और कैथोड किसी भी एलिमेंट के बने होंगे, लेकिन अगर एनोड जिंक का बना हो और कैथोड कॉपर का बना हो तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को, ऐसे वोल्टाइक सेल को, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डैनियल सेल कहेंगे. स्पेसिफाई कर देंगे. जेई डैनियल के नाम से इसका नाम पड़ा. तो अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एनोड आपका जिंक का बना है, कॉपर जो कैथोड है वो कॉपर का बना है, ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम डैनियल सेल कहेंगे. ओके, अब बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की. पूरा कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करता है,
किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एनोड किसका बना होगा, कैथोड किसका बना होगा, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, उसको लिखते कैसे हैं। आज प्लीज एग्जिट मत करिएगा, नहीं तो कल का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। प्लीज बहुत फोकस करके बैठिए। मैं जरा यहाँ ड्रॉ करता हूँ प्लीज, और जितना मैं ड्रॉ करूंगा उतना लिखवाता जाऊंगा आपको, जितना ड्रॉ करूंगा उतना लिखवाऊंगा पार्ट्स में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको जैसा कि बताया था, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा और कॉपी ऐसे इस तरीके से बनाइएगा प्लीज, इस तरीके से डायग्राम इस तरीके से बनाइएगा, ऐसे मत बनाने लगना, ऐसे छोटा पड़ जाएगा प्लीज। कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से ऐसे बनाइएगा, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। डायग्राम खूब बड़ा पाइजे, ओके, खूब बड़ा मोटा डायग्राम पाइजे, बड़ा डायग्राम बनाइए और ऐसे बनाइएगा, ठीक है। बरं सर, हाँ बरं सर. हो ओके फाइन। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंटेनर होते हैं, दो कंटेनर्स होते हैं, दो अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सेल में दो कंटेनर्स होंगे। There will be two separate containers, दो separate containers होंगे। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि जो लेफ्ट वाला होगा उसको एनोड कहते हैं। ये कंटेनर है लेफ्ट का और ये राइट का, तो लेफ्ट वाले को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। नीचे थोड़ा लिखता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ेंगी। ऑक्सीडेशन और एनोड हाफ सेल। हाफ सेल, पूरे सेल में दो कंटेनर होंगे। क्योंकि एक कंटेनर की बात करें तो हाफ सेल की तरह काम करेगा। जब दो सेल एक साथ जोड़ दोगे तो पूरा सेल हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज रिडक्शन। आप लोगों को बताया था मैंने कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो राइट में होता है, जो लेफ्ट में होगा वो हमेशा एनोड होगा और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। लेफ्ट मींस एनोड और एनोड मींस ऑक्सीडेशन। ये कन्वेंशन है, ये प्रिंसिपल है कि एनोड है तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। प्लीज बाय कन्वेंशन, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड हाफ सेल, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, और अगर किसी ने कोई चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब गलत है। एनोड मींस ऑक्सीडेशन, कैथोड मींस रिडक्शन। ओके ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला होगा उसको ऑक्सीडेशन और एनोड हाफ सेल कहेंगे, और जो राइट वाला होगा उसको हमेशा रिडक्शन या कैथोड हाफ सेल कहेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट मींस एनोड, राइट मींस कैथोड। ओके, अब बच्चों यहां पर बात आती है इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड कौन कौन से होंगे और कैसे आप डिसाइड करेंगे। एनोड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। तो जो इलेक्ट्रोड होगा एनोड, जो यहाँ एनोड होगा उसको लेफ्ट में रखिए, लेफ्ट में रखिए, ठीक है, लेफ्ट में रख दिया, हमेशा लेफ्ट में। एनोड मींस लेफ्ट, क्या हाँ, लेक्लांची सेल, लेट मी कम, मुझे आने दो, लेक्लांची सेल भी एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल यही डिजाइन होता है, आने दो। डैनियल सेल, लेक्लांची सेल, अभी डैनियल सेल की बात कर रहा हूं नितिन। आई एम टॉकिंग अबाउट डैनियल सेल। ओके, आई विल एक्सप्लेन लेक्लांची सेल। श्योर सर. हाँ नितिन, ठीक है, डोंट वरी, एक एक चीज होने दीजिए, मैं हर चीज पर आऊंगा। और देखो,
कैथोड जो होता है वो राइट में होता है, राइट में रखिए, राइट में बनाइएगा, हमेशा राइट में, इस कंटेनर के राइट में बनाए। ठीक है, यहां पर ड्रॉ मत करिएगा क्योंकि यहां पर हम सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। तो आपने जो एनोड बनाया है वो लेफ्ट में रखा है और कैथोड जो बनाया है वो राइट में रखा है। अभी चार्ज का कुछ नहीं पता चला हमें कि एनोड पर क्या चार्ज होगा, कैथोड पर क्या चार्ज होगा। हम अंधेरे में तलवार नहीं घुमा सकते। फाइन, इसका रीजन देखेंगे फिर चार्जेस लगाएंगे। ओके, इतना बनाया आप लोगों ने? ठीक है बच्चों, Yes, बना sir. लिया, बना लिया, गुड। अब लिखिए इसके बारे में और आप लोग थोड़ा दूसरे पेज पे लिखिएगा, जिस पर आप डायग्राम बना रहे हैं बच्चों उस पे लिखिएगा नहीं कुछ, बस ये डायग्राम ही रहेगा उस पर और कुछ नहीं। दूसरे पेज से स्टार्टिंग करिएगा। लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें जितना मैं बताता जाऊंगा उतना लिखवाता जाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल consist of, electrochemical cell consist of two half containers, consist of two half containers, two containers, half container मत लिखना, consist of two containers। ओके, इतना लिखा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर्स। आगे कंटिन्यू करके लिखिए, द कंटेनर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द कंटेनर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड is always, the container on the left hand side is always known as anode half cell, known as anode half cell, known as anode half cell। ओके, हाँ इसी में कंटिन्यू करिए। it is also known as oxidation half cell। इसका रीजन लिखवा रहा हूं बच्चों। it is also known as oxidation half cell because, क्यों ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्यों कहते हैं? because in this half cell, because in this half cell oxidation takes place, because in this half cell oxidation takes place, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। एनोड हाफ सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा इसमें ऑक्सीडेशन होता है और ये हमेशा लेफ्ट में होता है। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइन, अब अगले लाइन पैरा छोड़िए, पैरा चेंज करिए। अब इधर पर आते हैं, पैरा चेंज करके लिखिए, द कंटेनर ऑन द राइट हैंड साइड, द कंटेनर on the right hand side is known as cathode half cell, is known as cathode half cell, and it is also known as, reduction half cell. It is also known as reduction half cell because in this cell, reduction takes place, because in this cell reduction takes place। Okay, fine। तो आपने दो चीजें सीखी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेपरेट कंटेनर होते हैं। लेफ्ट वाले कंटेनर को हम एनोड हाफ सेल कहते हैं और इसका नाम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है बाय कन्वेंशन। एनोड है तो ऑक्सीडेशन ही होगा। राइट वाले को हम
कैथोड हाफ सेल कहते हैं और इसको रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं। रिडक्शन हाफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी चार्ज की बात बाद में करेंगे कि एनोड पर चार्ज क्या होगा, कैथोड पर चार्ज क्या होगा, वो अभी नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, आप डिसाइड कैसे करोगे कि एनोड किसका बने, कैथोड किसका बने। मान लीजिए दो एलिमेंट आपको दे दिए, से दो एलिमेंट आपको दे दिया मैंने। एक एलिमेंट दे दिया Mg और दूसरा एलिमेंट दिया कैल्शियम, Mg एंड कैल्शियम। और आपसे कहा गया कि भाई इसका एक वोल्टाइक सेल या फिर आप इसका गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार करो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे ही आएगा तो आप क्या करेंगे, दो हाफ कंटेनर लेंगे, दो अलग अलग कंटेनर लेंगे, एक में एनोड बन लेंगे और एक में कैथोड। तो किसका एनोड बनाओगे और किसका कैथोड बनाओगे, ये कैसे डिसाइड करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको स्टार मार्क करके लिखिएगा, स्टार मार्क करके प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनोड हमेशा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बनता है। आई रिपीट, एनोड हमेशा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बनता है क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। आई रिपीट, एनोड हमेशा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बनता है। क्यों मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बनाते हैं, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैथोड हमेशा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बनाते हैं, कैथोड हमेशा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बनाते हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, वंस मोर, एनोड हमेशा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कैथोड हमेशा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम में देखें तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, which is more electropositive between magnesium and calcium? Calcium. Yes, Calcium. calcium is more electropositive because as we go down the group, जैसे ही हम नीचे आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पर कैल्शियम का एनोड बनाएंगे और मैग्नीशियम का कैथोड बनाएंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो आसानी से रिड्यूस हो सकता है, हमेशा उसका हम क्या बनाएंगे, कौन है बच्चे, हमेशा एनोड बनाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट करके लिखो। वो पहला पॉइंट आपने लिखा, पॉइंट वाइज लिखेगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कई पॉइंट आएंगे तो पॉइंट वाइज हम इसको लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एनोड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, anode is always made up of more electropositive elements. Anode is always made up of, anode is always made up of more electropositive elements because on anode, because at anode oxidation takes place, because at anode oxidation takes place, because at anode oxidation takes place, and hence more electropositive elements are easily oxidized, and hence more electropositive elements are easily oxidized. Whereas, लिखते रहिए, मुझे मत ढूंढिए, whereas cathode is always made up of less electropositive element, because at cathode reduction takes place, 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 redu
because at cathode reduction takes place. जोनाथन बहुत लेट आते हैं, सोते पड़े रहते लगता है. Because at cathode reduction takes place and less electropositive elements, आगे लिखिए, and less electropositive elements are easily reduced, unless electropositive elements are easily reduced. जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं. फाइन. अब आते हैं डैनियल सेल पे. जिंक और कॉपर दिया है, मान लीजिए हमें जिंक और कॉपर दिया हुआ है, तो हम डैनियल सेल में जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो जिंक हमेशा एनोड का बना होगा. एनोड जो है जिंक का बना होगा. अगर डैनियल सेल बनाना और जिंक और कॉपर है, जिंक और कॉपर अगर आपके इलेक्ट्रोड है तो डैनियल सेल हो जाएगा. तो जिंक है तो जिंक एनोड होगा क्योंकि जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर एंड कॉपर विल बी. चलेगा कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कौन सा लेस है? कौन सा बेटा? सर कौन कैसे पता चलता है कि कोई ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? ओह अच्छा 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 अच्छा. एक्चुअल में बेटा जो जैसे अगर आप ग्रुप में जाए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते जाए, लेफ्ट टू राइट जाते जाए तो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाती है. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाती है और टॉप टू बॉटम अगर आप आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है. टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है. ओके, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाऊंगा. टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस. लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं सर, जिंक और कॉपर में, कॉपर तो राइट में है, कॉपर तो जिंक के लेफ्ट में है, कॉपर पहले आता है, जिंक बाद में आता है. फिर ऐसा क्यों? यहाँ पर जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, या आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 3d10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है. आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 3d10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है और ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन मजबूरी है हमारी, हमने इसको डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में रखा है. जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट में आऊंगा तो इसको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा. तो यहाँ पर ये समझिए, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, इसलिए जिंक का हमने एनोड बनाया और कॉपर का हमने कैथोड बनाया. ये रीजन है. ओके ओके ठीक है. अब बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात आई. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किस चीज का होगा, कैसे आप डिसाइड करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड बना होगा, मान लीजिए हमारा एनोड किसका बना है, जिंक का बना है. हमारा एनोड यहाँ किसका बना है, जिंक का बना हुआ है. ठीक है, यहाँ कैथोड किसका बना है, कॉपर का. तो जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड बना होगा उसका स्ट्रॉन्ग साल्ट हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे. जैसे जिंक के हमारे पास में दो साल्ट हो सकते हैं, एक जिंक क्लोराइड हो सकता है और एक जिंक सल्फेट हो सकता है. दो स्ट्रॉन्ग साल्ट होते हैं. तो फिर अब आप इससे पहचानोगे कौन सा कि जिंक का कौन सा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ZnCl2 या ZnSO4. अगर दोनों ही कैटायन और एनायन पर दोनों पर सेम चार्ज हो, जैसे यहाँ देखो जिंक क्लोराइड में क्या है, देखिए डिफरेंस देखिए क्या है. जिंक पर +2 है लेकिन यहाँ क्लोराइड आयन पर कितना है, -1 है. यहाँ क्लोराइड आयन पर -1 है, लेकिन यहाँ जिंक सल्फेट में क्या है, Zn2 + SO4. अगर अनायन और कैटायन दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो जाते हैं. तो यहाँ ZnCl2 और ZnSO4 अगर आपको मिले तो ZnSO4 आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे क्योंकि ZnSO4 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन ZnCl2. ये चार्ज पे डिपेंड करता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अनायन और कैटायन पर. यहाँ पर अनायन पर देखिए -1 है, यहाँ कैटायन पर +2. चार्ज डिफरेंस है. अगर यहाँ चार्ज डिफरेंस नहीं होता है वही स्ट्रॉन्ग होता है, +2 -2. ओके, तो अब आप इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसाइड करते हैं, ये तीसरा पॉइंट आप लिखिए. तीसरा पॉइंट लिखिए. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसाइड करेंगे. थर्ड पॉइंट लिखिए. द इलेक्ट्रोलाइट
थर्ड पॉइंट लिखिए, द इलेक्ट्रोलाइट is always taken as, the electrolyte is always taken as a strong electrolyte, always taken as the strong electrolyte of the element, strong electrolyte of the element of which electrode is made up of. फिर से बोल रहा हूं, electrolyte is always taken as strong salt, sorry मैंने गलत बोल दिया था, electrolyte is always taken as strong salt, SaLt salt of the element of which electrode is made up of which electrode is made up of. ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल और समझना इस चीज को हमें। फॉर एग्जाम्पल, if anode is made up of zinc, if anode is made up of zinc, then the strong salt, SaLt salt, then the strong salt of zinc is zinc sulfate. Then the strong salt of zinc is zinc sulfate, ZnSO4. Then the strong salt of zinc is zinc sulfate. That's why electrolyte is taken as zinc sulfate. That's why electrolyte is taken as zinc sulfate. Okay, ठीक है, अब इसमें आगे कंटिन्यू करिए। And if cathode is made up of copper, and if cathode is made up of copper, then the strong electrolyte of copper, is copper sulfate. The strong salt of copper. Then the strong salt of copper is copper sulfate. That's why the electrolyte in this case, will be copper sulfate. That's why the electrolyte in this case will be copper sulfate. इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपका कॉपर सल्फेट होगा। ओके, अब जरा ड्रॉ करिए, मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूं और कुछ चीजें यहां पर बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉ करिए, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एनोड जिंक का बना है, तो इलेक्ट्रोलाइट विल बी ZnSO4। इलेक्ट्रोलाइट यहां क्या होगा? ZnSO4। ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर कैथोड कॉपर का बना हुआ है, कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोलाइट विल बी कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, ना कि कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड उतना स्ट्रॉन्ग। सर आप म्यूट हो गए। शेयर के यहां पर आपका CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट होगा, CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट होगा, और यहां पर ZnSO4 आपका इलेक्ट्रोलाइट। फाइन, अब एक चीज और भी बताऊंगा मैं आपको,
बच्चों कोई मुझे ये बता सकता है कि ZnCl2 हमने क्यों नहीं लिया, ZnSO4 ही क्यों लिया? चलिए आंसर बताइए मुझे। सर चार्ज का डिफरेंस है। ओके सर दोनों चार्ज बैलेंस्ड है ZnSO4 में, और ZnCl2 में +1 चार्ज है, मतलब बैलेंस नहीं है दोनों। ओके, और कोई? सर क्लोरीन का चार्ज -1 है जबकि कॉपर का चार्ज +2 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए SO4 लेना पड़ा, क्योंकि SO4 का चार्ज -2 है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करते हैं। आशुतोष? यस सर। सर आशुतोष सिंह फ्रॉम विश्रांतवाड़ी। यस सर। वेरी गुड, पहचान गया मैं अपने शिष्य को, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं। और एक तो रीजन आपने बिल्कुल सही बताया भाई, ZnCl2 और ZnSO4 में से ZnSO4 को इसलिए लेंगे क्योंकि ZnSO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें नंबर ऑफ आयंस दोनों बराबर होंगे। प्लीज बहुत ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैटायन और अनायन का नंबर बराबर है क्या, नंबर ऑफ आयंस बराबर है क्या ZnCl2? प्लीज हाँ ताने, कोई बात नहीं, जिसको भी डाउट है, क्या ZnCl2 में कैटायन और अनायन बराबर है? यहाँ पर कैटायन कितना है 1, यहाँ पर अनायन कितना है 2, दोनों के आयंस का नंबर अलग अलग है ZnCl2 में। यहाँ देखिए दोनों का नंबर सेम है, दोनों का नंबर सेम है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, वो फर्क देखिए। यस क्या हो, नहीं जिसको भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यस हाउ टू डिटरमाइन, बच्चे वेदांत मैंने बताया कि अगर दोनों के नंबर ऑफ आयंस, अब बिल्कुल सिंपल समझिए, दोनों के नंबर ऑफ आयंस बराबर है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। दोनों के नंबर ऑफ आयंस बराबर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ आयंस बराबर नहीं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, क्योंकि जिंक का एक आयन है, यहाँ पर Cl के 2 है। ओके, बिल्कुल शॉर्टकट में समझिए आप। ओके फाइन। अब हम बार बार इस चीज पे एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं कि ZnSO4 ही क्यों लिया, ZnCl2 क्यों नहीं लिया? जरा देखिएगा यहाँ पर, जरा एक चीज को देखिएगा, यहाँ Zn कितना है, Zn2+ और SO4 2-, दोनों के नंबर ऑफ आयंस बराबर है ना, दोनों के नंबर ऑफ आयंस बराबर। लेकिन अगर ZnCl2 लेता तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ZnCl2 ले लेते तो दोनों के नंबर ऑफ आयंस बराबर नहीं होते, चार्जेस तो बराबर होते, जैसे 2Cl- और Zn2+, चार्जेस बराबर हो जाते लेकिन नंबर ऑफ आयंस बराबर नहीं होते। फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते, वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस दोनों के बराबर, एक इसका आयन होगा तो एक इसका आयन होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है, +2 चार्ज इसका, -2 चार्ज इसका, तो सोल्यूशन इस केस में क्या है, न्यूट्रल है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एक आयन अगर Zn2+ का है, एक SO4 2- का है, तो दोनों पे चार्जेस बराबर है, सोल्यूशन इस समय न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस समय इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, Cu2+ होगा और SO4 2- होगा। यहाँ भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई डाउट है, क्यों, +2 -2 बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहाँ कोई भी अभी कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इतना क्लियर है सभी को? ओके, अब हमारे पास में हमने डिसाइड कर लिया कि एनोड किसका, एक बार और जरा फटाफट फिर आगे हम बढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल या डायनियल सेल, इसमें 2 कंटेनर्स होते हैं, लेफ्ट वाला हमेशा एनोड होगा, राइट वाला कैथोड होगा। ओके, एनोड लेफ्ट वाला होगा, एनोड हमेशा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बना होगा, कैथोड हमेशा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बना होगा। एनोड क्यों मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बना होगा, क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्यों बना होता है, क्योंकि उस पर रिडक्शन होता है। फाइन, फिर दूसरी बात है इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसाइड करोगे, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा उस एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है जिसका एनोड या कैथोड बना होता है। अगर एनोड जिंक का बना है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 होगा, और अगर कैथोड हमारा कॉपर का बना होगा
तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है, मतलब ये है कि केमिकल एनर्जी अभी आपके पास तैयार है, ये केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी, यही एनोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा। देखिए कैसे, इस सेल में अभी कुछ भी नहीं होगा, ना ही ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। क्यों नहीं भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेल डिस्कनेक्टेड है, दोनों सेल डिस्कनेक्टेड है। जब तक इन सेल को आप जोड़ोगे नहीं, और जब आप जोड़ दोगे दोनों के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट, आई रिपीट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां पर क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण एनोड में ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में रिडक्शन होगा। फाइन, ठीक है। आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से आपने इसको जोड़ दिया, बीच में एमीटर लगाया। भाई एमीटर क्यों लगाया? सो दैट आपको पता चल सके कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। एमीटर, गैल्वेनोमीटर आप सब जानते होंगे, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू सेंस वेरी स्मॉल करंट, बहुत कम करंट होता है, उनको सेंस करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर करंट आपको से मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। जैसे ही आपने इन दोनों को, एनोड और कैथोड को, एक कंडक्टिंग वायर थ्रू एमीटर जोड़ दिया, थ्रू एमीटर जोड़ा, ए मींस एमीटर, तो जब आप एमीटर से जोड़ दोगे तो इनके बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। चौथा पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट है, दिस इज फोर्थ पॉइंट। देखो चैट में किसी बच्चे ने कुछ पूछा, दिस इज फोर्थ पॉइंट लिखो तो मैंने बोला है क्या है, इक्वालिटी ऑफ चार्ज। अभिनव श्याम, इक्वालिटी ऑफ चार्ज, चार्ज बराबर होने चाहिए, उन पर जो चार्ज होना चाहिए +2 है तो दूसरे पे -2 होना चाहिए, इस चीज पे डिपेंड करेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट लिखिए, when the two half cells are externally connected with the help of conducting wire, through ammeter, then potential gradient is created between two half cells. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया दोनों के बीच में, potential gradient is created between two half cells, due to which in anode half cell oxidation takes place। बच्चों फैन इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि आवाज आएगी, इसलिए due to which oxidation takes place in anode half cell and reduction takes place in cathode half cell। ओके, चलिए इतना पढ़ा, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब बताइए, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई किसी को डाउट हो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक बार बता दें। हाँ बताओ बच्चे। सर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है सर, एक बार।
potential gradient is the change in potential per unit time. समझिए, change in potential per unit time. potential gradient आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, dv upon dt. Yes sir. dv upon dt समझिए. ओके, Yes sir. Okay. change in potential per unit time, that is potential gradient. ओके, और बताइए, जिसको जो डाउट है यहां तक पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि क्लास ऐसा होना चाहिए कि हर चीज क्लियर हो आपको। भागने से कोई मतलब नहीं है मुझे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर समय हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, तभी आप केमिस्ट्री में झंडे गाड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं ये समझ ले रहा हूं कि सबको इस यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर किसी को शर्म आ रही हो तो चैट बॉक्स में डालिए, मैं पढ़ लूंगा और मैं आंसर कर दूंगा बिना नाम लिए हुआ। ओके, हाँ, किसी को यहाँ पर भी शर्म आ रही हो कि नहीं भाई सर पहचान ले रहे हैं, हाँ भाई आवाज से तो मैं पहचान लूंगा कौन सा बच्चा हमारा कौन बोल रहा है, ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा ना बच्चों। तो जैसे ही अब जरा सिंपल समझिए, यहां तक तो अभी तक तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल वायर से जोड़ा, वैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा। ओके, अब जरा आप लोग ये लिखिए, यहाँ पर इस तरीके से लिखिए, इन एनोड हाफ सेल, ऐसे करके लिखिए, हेडिंग डालिए, इन एनोड हाफ सेल, हेडिंग डालिए। क्योंकि ये चीज क्लियर हो गई ना बच्चों, तो आपको सॉल्ट ब्रिज क्या सिग्निफिकेंस भी समझ में आ जाएगा। सॉल्ट ब्रिज जरूरत क्यों है, वो करेगा क्या, ऐसे ही अगर आप रखते रहे सॉल्ट ब्रिज डाल देंगे सर इधर, वो करेगा क्या, वो उसका सिग्निफिकेंस, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं इससे क्लियर होगा। तो फिर आसानी से आप सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी लिख सकते हैं। बच्चों, एनोड हाफ सेल में क्या हो रहा है, जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक इज सॉलिड, लिखते रहिए साथ में, जिंक सॉलिड विल चेंज टू व्हाट, Zn2+। अभी हमने आपको चार्ज भी नहीं बताया बच्चों, एनोड पर क्या चार्ज है, कैथोड पर चार्ज क्या है, वो क्या चार्ज डेवलप होगा, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। ओके बच्चों, फाइन बच्चों, अब देखिए, जिंक सॉलिड विल चेंज टू Zn2+। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको बैलेंस कैसे करो, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे, जिस तरफ जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, किस तरफ ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है आपका, आरएचएस में ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स +2 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, एनोड हाफ सेल में क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड चेंजेस टू Zn2+, और इस फिनोमेना के टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ओके, अब यहां देखते हैं बच्चों, ये जो जिंक आयंस है वो सोल्यूशन में आ जाएंगे, इस सोल्यूशन में गिरेंगे, दे विल माइग्रेट इनटू सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा जरा बच्चों, ये सोल्यूशन में गिरेंगे तो सोल्यूशन में जिंक आयंस का नंबर बढ़ जाएगा, सल्फेट आयंस का नंबर कम हो जाएगा। क्या समझे, जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक किसमें चेंज होगा, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन्स,
ये जो जिंक आयंस है वो सोल्यूशन में गिर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बचेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इसी एनोड पर रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसी एनोड पर रह जाएंगे। फाइन। तो ये जिंक आयंस जब यहाँ गिरे तो जिंक आयंस का नंबर बढ़ गया। क्यों? पहले मान लीजिए 5 जिंक आयंस थे और 5 सल्फेट आयंस थे, दोनों बराबर थे। लेकिन जैसे ही जिंक आयन यहाँ पर आ गए यहाँ से, तो जिंक आयन का नंबर बढ़ गया है, जिंक आयंस का नंबर बढ़ गया है। तो जब जिंक आयंस का नंबर बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में बढ़ जाएंगे और नेगेटिव आयन सोल्यूशन में कम हो जाएंगे। आई रिपीट, ऑक्सीडेशन होने से ये जो जिंक एनोड है ये Zn2+ इलेक्ट्रॉन में Zn2+ में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, Zn2+ आयन सोल्यूशन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यही रह जाएंगे। उनका क्या होगा बताऊंगा। जब Zn2+ यहाँ पर आ जाएंगे तो जिंक आयंस का नंबर बढ़ जाएगा और नेगेटिव आयंस का नंबर कम हो जाएगा। तो जब जिंक आयंस का नंबर बढ़ जाएगा, सोल्यूशन में कैटायन का नंबर बढ़ जाएगा। जब कैटायंस का नंबर बढ़ जाएगा तो सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सोल्यूशन पे कौन सा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहा था वो उस पर मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, क्लियर करूंगा एक बार और। चूंकि जिंक आयंस यहाँ बने सोल्यूशन में आएंगे तो इससे पहले दोनों बराबर थे, जिंक आयन और सल्फेट आयंस का नंबर बराबर था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन शुरू हुआ तो जिंक आयन सोल्यूशन में आएंगे, जिंक आयंस का नंबर बढ़ेगा और जब जिंक आयंस का नंबर बढ़ेगा इसका मतलब नंबर ऑफ कैटायंस बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ कैटायंस बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अनायंस से, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा सोल्यूशन? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्यूशन, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो जिंक आयंस है, कैटायंस है, इनका नंबर बढ़ गया है। ओके, यहाँ आइए, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इसलिए इस पर पोटेंशियल कैसा क्रिएट होगा? नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल, इसलिए एनोड को हम नेगेटिव कहते हैं। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। आई रिपीट वंस अगेन, एक बार और रिपीट करता हूँ, फिर यही लिखवाऊंगा, फिर कैथोड पर जाऊंगा, फिर ये लिखवाऊंगा, सो दैट जब आप पढ़ें तो एक एक चीज क्लियर हो। एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है, जिंक सॉलिड जो जिंक एनोड है वो किस में चेंज होता है? जिंक आयंस में चेंज हो जाता है। जिंक आयंस में चेंज होगा। जिंक आयंस क्या होंगे? सोल्यूशन में गिरेंगे, सोल्यूशन में गिर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह जाएंगे। जब ये सोल्यूशन में गिरेंगे तो सोल्यूशन में जिंक आयंस का नंबर बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ कैटायंस उसको ले लो, जोनाथन बारबर। अच्छे, ठीक है। जिंक आयंस का नंबर बढ़ेगा मतलब कैटायंस का नंबर बढ़ जाएगा, सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये एनोड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, इसलिए एनोड हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, इतना लिखिए, मैं डिक्टेट करता हूँ, फिर कैथोड पर देखेंगे क्या होगा। इतना लिख लीजिए, पूरा ये लिखिए और मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखवाता हूँ। लिखिए बच्चों, लिखिए इन एनोड हाफ सेल, स्टार्ट करिए, लिखिए इन एनोड हाफ सेल, इसी हेडिंग के नीचे, रिएक्शन के नीचे, इन एनोड हाफ सेल जिंक एनोड, जिंक एनोड जो एनोड बना है जिंक का बना, इसलिए जिंक एनोड कह रहे हैं। जिंक एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड to zinc ions, is oxidized to zinc ions, which migrate into solution,
zinc ions which migrate into solution, leaving behind electrons released during oxidation, on anode. Leaving behind electrons released during oxidation on anode. That's why negative potential. Sir, positive. Created. That's why negative potential. Sir, positive potential. Sorry, anode पर इलेक्ट्रॉन्स है. यस सर नेगेटिव है. एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स है. एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव होगा एनोड. ओके, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं. Due to which negative potential is created on anode. And anode becomes negatively charged. This is the reason for negative charge on anode. And anode becomes negatively charged. Anode negatively charged हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं. And anode becomes negatively charged. ओके, अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है. रुकिए, अभी ये चीजें अगर आपको पता है तो फिर तो महारथी आप हो जाएंगे. पैरा चेंज करिए, उसी में लिखना है. whereas solution becomes positively charged. Because number of zinc ions in solution becomes more than the number of sulfate ions in solution, more than the number of sulfate ions in solution. ठीक है? More than the number of sulfate ions in solution. मैं एक बार और रिपीट करता हूं. उसमें लिखिए जो पैरा चेंज करके लिखा था. Whereas the electrolytic solution becomes positively charged. मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं. Whereas the electrolytic solution becomes positively charged due to the presence of more number of zinc ions as compared to sulfate ions in solution. More number of zinc ions as compared to sulfate ions in solution. क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा? Because zinc ions from anode migrate into solution. इसलिए zinc ions का नंबर ज्यादा हो जाएगा, solution positively charged हो जाएगा. Therefore, लिखिए, positive potential is created on electrolytic solution. Therefore, positive potential is created on electrolytic solution.
ओके, कोई डाउट है? ठीक है, फाइन। अब रुकिए, इसी में नीचे हेडिंग डालिए, इसी में नीचे हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड हाफ सेल में ही, अभी हम कैथोड हाफ सेल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्या? देखो बच्चों, आप लोगों ने लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, ये तो पक्का है। जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस रिडक्शन हाफ सेल में होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन है क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनोड पर कौन सा पोटेंशियल है? नेगेटिव पोटेंशियल। सोल्यूशन पर कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव पोटेंशियल। देखो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों के बीच में इस एनोड इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन। एनोड इलेक्ट्रोड कैसा है आपका? नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल है। कैथोड यहाँ पर सोल्यूशन कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर एनोड और सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि एनोड यहाँ नेगेटिव है इसलिए एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल है, और सोल्यूशन यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए सोल्यूशन पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ पर एनोड और सोल्यूशन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। वंस मोर, फिर लिखेंगे, जरा समझिए, एक बार फोकस और लाइए इधर। एनोड पर चार्ज क्या? नेगेटिव, इसलिए एनोड पर पोटेंशियल कौन सा? नेगेटिव। सोल्यूशन पर चार्ज क्या? पॉजिटिव, अभी एक्सप्लेन किया, इसलिए सोल्यूशन पर पोटेंशियल कौन सा? पॉजिटिव पोटेंशियल। तो एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल, सोल्यूशन पर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहाँ एनोड और सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। भाई एनोड कैसा? नेगेटिव, सोल्यूशन कैसा? पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल कहते हैं। गॉट इट? लिखिए, और इसको लिखना सीखेंगे कैसे लिखते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम का हो सकता है बढ़ जाए टाइम आज, और नहीं तो ऐसा करेंगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा ये टर्म है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे ही बना रहने दूंगा, कल इसको फिर से और कंटिन्यू करेंगे आगे। और इसमें डेफिनेशन लिखिए, लिखिए, the potential difference between negatively charged anode, the potential difference between negatively charged anode and positively charged electrolytic solution. फिर से डिक्टेट कर रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन in oxidation half cell. In oxidation half cell is known as oxidation half potential. Oxidation half potential कहते हैं, is known as oxidation half potential और oxidation potential. बच्चों चाहे आप उसको oxidation half potential मतलब half cell में जो होता है इसलिए half लगा दिया, या oxidation potential का तब भी चलेगा. is known as oxidation half potential और oxidation potential. Okay, fine. आप बच्चों इसको लिखते कैसे? बच्चों फिजिक्स में आपने पोटेंशियल और ईएमएफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा. बोले ईएमएफ क्या होता है? बोले जब सर्किट आपका ओपन रहता है,
जब लोड पर नहीं होता तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। वैसे ईएमएफ की डिफरेंट डेफिनेशन और है। और जब हमारा सर्किट क्लोज होता है, लोड लगा होता है, कोई फैन लगा रखा है, बल्ब ऑन कर रखा है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में हम पोटेंशियल को और ईएमएफ को एक ही बात मानते हैं, पोटेंशियल और ईएमएफ, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल और ईएमएफ को हम ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिजिक्स में आप पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते थे, ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर प्लीज हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। ईएमएफ क्या होता है बोले, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल्स के बीच में जब सर्किट जो है आपका ओपन रहता है या आपका सेल वर्क नहीं कर रहा होता, दैट इज ईएमएफ। जब सेल वर्क कर रहा होता है, सर्किट क्लोज्ड होता है, तो जो होता है, जो ईएमएफ होता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं। अब प्लीज ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ई लिखेंगे कैसे, इसका हम कैसे लिखेंगे? ई, पोटेंशियल का मतलब ई। जैसे ये रिएक्शन लिखा, बिल्कुल ऐसे रिएक्शन लिखो, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे ये रिएक्शन लिखा है वैसे रिएक्शन लिखना है, और उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज हम क्या करते हैं, एरो इज रिप्लेस्ड बाय स्लैश। एरो को किससे रिप्लेस करते हैं? स्लैश। खूब पढ़ा होगा कंप्यूटर में, स्लैश। अब वापस आ जाइए, कैसे लिखा, जैसे रिएक्शन लिखा। मैं गायब हो जा रहा हूं, प्लीज इस चीज पे ध्यान मत देना, ध्यान दीजिए। कैसे रिएक्शन लिखा? ई, Zn सॉलिड। पहचान भी बताने वाला हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो कैसे पहचानेंगे? Zn सॉलिड हो गया। एरो का मतलब क्या? स्लैश, स्लैश लगाएंगे। पोटेंशियल का मतलब ई। फिर जैसे रिएक्शन लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप बिल्कुल वैसे ही लिखिए, Zn सॉलिड स्लैश एरो का मतलब स्लैश Zn2 प्लस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते हैं। ओके, Zn2 प्लस। कोई मुझे बता सकता है कि आप इसको पहचानोगे कैसे? ये बिल्कुल शुरुआत है बच्चों, आप कैसे पहचानोगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो वो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं ऐसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। पहचान है ये, नहीं तो बहुत सारे बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। देखो 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फाइन, कैसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? जो भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है उसमें लेफ्ट से शुरू करिए, जिंक सॉलिड, एरो इज रिप्लेस्ड बाय स्लैश, देन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। बच्चों कल भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत बताना है इसमें, तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करके कल आइए, पूरा रिवाइज करके आइए। और कहीं पर डाउट आता है, प्लीज कहीं डाउट आता है तो पहले डाउट पूछिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके राहुल प्रसाद, जस्ट डू इट, ओके जस्ट डू इट, हाँ डू इट, रिवाइज इट, रिवाइज करके आना कल। पहले क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूंगा, ऐसे ही बना रहेगा, ये ऐसे ही बना रहेगा, कल फिर इसको लेंगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय सर। फिट रखिए, खेलिए जाके थोड़ा सा, एंड हेल्थी। हाँ हेल्दी, यस वेरी गुड, हेल्दी भी रहिए, फिट रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। वेरी गुड, बाय।